नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है और ख़ास करके देश की जनता चर्चा कर रही है कि जो कांग्रेस का उभार हुआ है, तो देश की जनता कह रही है कि ये भारत कांग्रेस मुक्त होगी या बीजेपी मुक्त होगी। तो मैं इसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। तो देश की जनता का कहने के कारण ये है कि जो मोदी जी ने जो पहला बार जो अभी कहा है, उन्होंने न हारे थे न हारे हैं। तो एक इस पर कहावत भी है कि बिहार में खास करके कहा जाता है कि हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। हारेंगे तो हुरेंगे मतलब ये हुआ कि अगर हार गए तो मैं इतना देश में डिस्टर्बेंस पैदा करूँगा कि कोई शासन नहीं चला पाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो भी बीजेपी शासित राज्य है वहाँ कभी भी दंगा फसाद नहीं होता, लेकिन अगर एंटी बीजेपी की सरकार बनती है देश में या राज्य में, वहाँ पे दंगा फसाद होने लगता है। इसका मतलब हुआ कि मैं डिस्टर्ब करूँगा, मेरे कार्यकर्ता डिस्टर्ब करेंगे, मेरा नेता डिस्टर्ब करेंगे, जिससे आप शासन नहीं चला पाएंगे। जीतेंगे तो थूरेंगे का मतलब क्या हो, थूरेंगे मतलब क्या हुआ, थूरना मतलब यहाँ पे पिटना होता है कि जब जीत गए पूर्ण बहुमत आ गई तो मैं ईडी, सीबीआई और जो भी इस तरह के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं, जैसे आईबी है, चाहे एनआईए है, उसको लगा करके मैं इतना मार मारूंगा, इतना परेशान करूंगा कि आप जीने लायक नहीं रहिएगा। एक और बिहार में कहावत है, हारल गदहवा चूतर पे हाथ। कहने का मतलब कि जब गधा अपना कुश्ती में हार जाता है तो आगे से ताल नहीं ठोक करके, चुनौती नहीं दे करके पीछे से चुनौती देता है। एक चीज़ और कहा जाता है कि बीजेपी के बारे में कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर के उभार हो आया, चाहे वो बसपा के साथ मायावती के साथ हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू के साथ हो, चाहे नीतीश कुमार जी के साथ, जनता दल यू के साथ हो। लेकिन कुछ दिन पहले नायडू जी को जेल भेजाने में इनकी अहम भूमिका रही है, जो बाद में उनको मजबूर किया इनसे गठबंधन करने के लिए ताकि कुछ सीटें जीते, और आंध्रा में 3 सीट जीता भी। जनता दल यू का बिहार में भी इन्होंने क्या हाल बनाया है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है शुरू से ही कि ये जनता दल यू को भी तोड़ना चाह रहे थे, जिसके कारण नीतीश जी फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाए, फिर वापस उधर गए एमपी के प्रेशर में। तो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं, मैंने इन्होंने सबको ठगा। अब इनकी जो असली लड़ाई जो आएगी यहाँ पे स्पीकर के पद लेकर के, अगर स्पीकर चंद्रबाबू नायडू जी को, पार्टी को, या नीतीश जी के पार्टी को मिल जाती है तो इनका क्या हाल बनेगा बीजेपी के और खास करके मोदी जी के, वो समय बताएगा। हो सकता है कि इनको भी कहना पड़े कि मैं जहर पी पी करके सरकार चला रहा हूँ, जैसे एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटका में बोला था। ऐसा सिचुएशन बन सकता है। ये जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के परिणाम के 1-2 दिन पहले कभी केदारनाथ में साधना करने जाते हैं, जिस 2019 में गए थे, इस बार कन्याकुमारी में गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोदी जी को भी पता है कि गीता में ही कहा जाता है कि निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप में जरा सा भी स्वार्थ नहीं है तो आप बिना स्वार्थ के काम कीजिए, आपको फल मिलेगा। लेकिन साधना का दुरुपयोग कीजिएगा तो उसका नुकसान भी होगा। और गीता के में अर्जुन को उपदेश देने वाले जो कुरुक्षेत्र में दिए थे वो कृष्ण थे, और कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं हुआ। कृष्ण ने लाखों चाणक्य को पैदा किया, क्योंकि इलेक्शन के पहले बहुत ही हवा चल रहा था कि अमित शाह चाणक्य है, तो बहुत तरह के नाम से बताया जा रहा था। लेकिन चाणक्य ने भी कृष्ण की नीति को ही फॉलो किया तो वो सक्सेस किया। अगली बात, देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ा चाणक्य जनता होती है, देश की जनता होती है। किसको हराना है, किसको जिताना है, वो समझ में आ गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो प्रदीप गुप्ता जो अपना वो पूर्वानुमान लगाते हैं इलेक्शन के, जो एक्सिस न्यूज़ की क्या नाम है, उनको पनिशमेंट होना चाहिए। क्योंकि उस दिन कम से कम देश की जनता के 45 से 50 लाख करोड़ का धन डूबा है शेयर मार्केट में। और एनडीटीवी जो CSXNN करके जो कराते हैं, इनको ही पनिशमेंट होना चाहिए। और आगे से ऐसे पूर्व पर्यवेक्षण पर या पूर्व नतीजे पर या एक्सिस पोल पर
प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि देश की जनता का धन नहीं डूबे, क्योंकि देश की जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा मुझे परमात्मा ने भेजा है भारत को बनाने के लिए। भारत को जो बनाने वाले थे वो कभी नहीं बोला कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। ब्रिटिश काल में भी भारत दुर्दशा लिखा गया, भारत भारती लिखा गया, जो मैथिली शरण गुप्त का था। ब्रिटिश काल से लेकर के जहाँ तक भी आ जाइए आज़ादी तक जो भी योगदान दिए, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे परमात्मा ने भेजा। क्योंकि परमात्मा जब भी किन्हीं को भेजते हैं तो अवतार के रूप में भेजते हैं, और मानव के रूप में नहीं, धोखेबाज के रूप में नहीं, चीटिंग के रूप में नहीं, तानाशाह के रूप में नहीं। वो बहुत सभी को भेजते हैं, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लिया जाए कि आपने साधना करने के लिए कन्याकुमारी गए, तो उस घर में आप एक दिन के साधना से 45 घंटे के साधने से कुछ नहीं मिलता है। जिस घर में यूपी में इतने इनकाउंटर के साथ ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को मरवाया आपकी सरकार के मुखिया जोगी जी ने और आपके सह पे, उसके घर में बरसों से तपस्या चल रही थी, साधना चल रही थी कि इस सरकार को हटाना है और इसको भगाना। तो उसका साधना कामयाब हुआ, आपकी साधना कामयाब नहीं हुई। तो बार बार अमित शाह बोलते थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत की नारा देते थे। आज उनका कोई आवाज़ नहीं निकल रही, अब उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि देश की जनता ये चल रही है कि क्या अब बीजेपी की समाप्ति हो जाएगी, बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगी। उसका कारण है कि मोदी जी ने, शाह जी ने इतना तानाशाही के साथ शासन चलाया है कि सब चीज़ बर्बाद हो चुका है। इज्जत आबरू से लेकर के धन दौलत, तो लोग कहता है कि हाथ का मैल है, चूँकि धन दौलत बन जाएगा, लेकिन जिसके इज्जत आबरू चला गया, जैसे मान लिया आप हाथरस की जो वाल्मीकि लड़की के साथ, या उन्नाव में जो घटना घटी, या जिसके घर में मारे गए, तो ये सब कहीं न कहीं इज्जत आबरू, जान से बड़ा कुछ नहीं होता। क्योंकि मोदी जी भी नारा देते थे कि पहले जान है तब जहान है। इसका मतलब है कि पहले जान है, आदमी है, तब जहान है। लॉकडाउन में नारा देते थे, वो नारा आपका कहाँ गया? आप तो जान ही ले लिया बहुत लोगों ने, अब तक भी ले रहे हैं, चाहे जिस रूप में भी लिवा रहे हैं। और साधना की जहाँ तक ये है, तो एक राम की शक्ति पूजा में निराला ने भी कहा है, आराधन को दो आराधन से उत्तर। अगर आप कन्याकुमारी में तपस्या करने गए थे, तो यहाँ देश की करोड़ों जनता जो भुखमरी के कगार पे पहुँचे हुए थे, जिनका धन आपने लूटा, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से, चाहे जीएसटी के माध्यम से, चाहे असमय लॉकडाउन के माध्यम से, वो आपको इलेक्शन के टाइम से 19 अप्रैल से ही साधना कंटिन्यू कर रहे थे नियमित रूप से कि सरकार को हटाना। इसी को कहते हैं आराधन को दो आराधन से उत्तर। क्योंकि देश की जनता या विपक्ष के नेता आपसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकता था, क्योंकि आपके हाथ में शासन प्रशासन के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इसके कारण नहीं लड़ सकते थे। इस कारण उन्होंने साधना से इस काम को किया। आप बोलते हैं कि अब की बार 400 पार की नारा दे रहे थे। मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें अब की बार महागठबंधन गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पार कर जाएगी। साउथ में भी मैं पहले बोला था कि आंध्रा में कांग्रेस जीतेगी। अगर इस बार जगन रेड्डी कांग्रेस से गठबंधन करते तो हो सकता है उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता। उड़ीसा में मैं पहले बोला था, बहुत पहले, जब द्रौपदी मुर्मू बनी थी, कि बीजेपी को फ़ायदा होगी, नवीन पटनायक जी को कांग्रेस से अलायंस करना चाहिए। वो नहीं किए, लॉस उन्हीं के हुआ। मैं ये भी बोला था कि अगर वो बीजेपी से फिर गठबंधन करते हैं, उनका राज्य का भी सत्ता निकल जाएगा। अगर कांग्रेस से करते हैं तो राज्य का सत्ता के साथ साथ एमपी की भी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन उन्होंने समझा नहीं, हो सकता है कि मुझे कम पढ़ा लिखा समझते होंगे या नाड़ी समझते होंगे। आज उनका परिणाम उनके सामने है कि एक उसमें कहावत है कि चिड़िया चू गई खेत अब कभी पछताने से। आंध्रा में भी यही हुआ कि जगन रेड्डी ने अपनी बहन शर्मिला जी को भी जेल भेजा, प्रतिद्वंदी के मामला के लेकर के उभर रही है। अब आगे चल करके नवीन पटनायक जी को और जगन रेड्डी को कांग्रेस से समर्थन करना, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी वापसी करेंगे।
और जो सारा लड़ाई जो अभी आएगी देखते रहिए। कबीर के दोहा का मैं यहाँ उल्लेख कर देता हूँ कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटम के बीच में साबुत बचा ना कोई। वो दो पाटम है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उसके बीच में मोदी सरकार है, बीजेपी की पार्टी है, जो किस तरह कुचले जाएंगे कि एक दिन हर दिन सरकार चलाने के लिए इनको आंसू बहाना पड़ेगा। क्योंकि मोदी साहब ने ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसको इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया है। कि इतिहास में पहली घटना घटी कि इनके प्रधानमंत्री काल में कि 2/3 सदस्यों को भी सदन से बाहर कर दिया जाता था। तो इस कारण इनके नकारात्मक कुकर्मों के कारण देश की जनता बीजेपी मुक्त की नारा दे रही है। थैंक यू।